चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, है ना। तो कल बेसिकली हम लोगों ने एसिड को डिफाइन किया था। एसिड किसे बोलते थे? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो वो H+ आयन दे दे, उसे हम लोग बोल रहे थे क्या? एसिड। ठीक है, H+ आयन कब देगा? तो उसके लिए हमने बोला था कि हाइड्रोजन जिस एटम से जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए या उसका साइज क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो कॉमन एग्जाम्पल अगर हम लोग एसिड का देखें तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हैलोजन एसिड्स, है ना, जैसे HCl है, HBr है, HI है, HF भी है ना। हालांकि HF को वीक एसिड मानते है ना। उसी तरीके से HNO3 है, ठीक। उसी तरीके से क्या, HClO4 है, H2SO4 है ना। सिमिलरली HCOOH है, CH3COOH है, H3PO4 है, H3PO3 है, H3PO2 है ना। इसी टाइप से H2C2O4 है। ये सब एसिड हैं, ठीक। जनरली यही एसिड इस्तेमाल होते हैं, ठीक। तो अगर ये सब्सटेंस एसिड है, इसका मतलब क्या? ये H+ आयन देगा। कहाँ? जब इसको पानी में डिसॉल्व कर देंगे तब। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा? H+ आयन, ठीक। तो यहां से एक टर्म आया क्या? बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो इक्विवेलेंट मास बोलते ही क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू क्या? मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय Z। और यहां Z क्या है? बेसिसिटी। यहां Z क्या है? बेसिसिटी ऑफ एसिड। यही जो बेसिसिटी ऑफ एसिड है, इसे हम लोग क्या डिफाइन करते? टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। किसके अंदर? उस एसिड के अंदर जो प्रेजेंट है ना। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर। किसमें? एसिड के। एसिड के एक मॉलिक्यूल में जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसे ही क्या बोलते? उस एसिड का बेसिसिटी। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो साहब ये इसके अंदर कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? सॉरी, HF की बात करें तो कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 1। इसमें कितना है? 1। इसमें कितना है? 1। इसमें कितना है? 1। यहाँ कितना? 1। यहाँ भी कितना? 1। यहाँ पे कितना? 2। इसमें कितना? 1 है तो 2, लेकिन रिप्लेसेबल एक ही है ना। इसमें 4 है बट रिप्लेसेबल 1 है। यहाँ 4 है, सॉरी 3 है और तीनों ही है। इसमें 3 है बट 2 है, इसमें 3 है बट 1 है, इसमें 2 है और 2 ही है। क्लियर? ठीक। तो ये बात कैसे पता करते? इसमें 2 बात आती है कि साहब ठीक आपने तो लिख दिया, हमें कैसे मालूम? तो इसके लिए 2 अलग अलग बातें हैं। क्या 2 अलग अलग बातें? एक तो बात करें रिएक्शन की बेसिस पे। रिएक्शन की बेसिस पे क्या मतलब? रिएक्शन की बेसिस पे कि कोई भी एसिड ले लो, उसको NaOH से न्यूट्रलाइज कर दो, है ना। तो एसिड के एक मॉलिक्यूल के लिए कितना NaOH की जरूरत पड़ी, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? उस एसिड की बेसिसिटी, ठीक। या सीधा सीधा आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उस स्ट्रक्चर में से आप देख लो कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आपको दिख गए। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पकड़ने का हमने आपको आसान तरीका क्या बताया था कि आप देखो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है कि नहीं, या तो हैलोजन या क्या ऑक्सीजन, है कि नहीं? ऐसी बात करते हैं हम लोग। तो इनमें जहां हाइड्रोजन 1 और वही उसकी बेसिसिटी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं? हाइड्रोजन 1 बेसिसिटी भी 1, हाइड्रोजन 1 बेसिसिटी भी 1, इन सब में कोई दिक्कत। यहां भी 2 है, दोनों ही निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां होगी? ये 2 है बट 1 है, यहां 4 है बट 1 है ना। यहां भी 3 है, तीनों निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। यहां 3 है बट बेसिसिटी 1 है, यहां 3 है और बेसिसिटी 1 है, यहां 2 है, दोनों ही निकल गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये कहां से पता चला? स्ट्रक्चर से। जैसे फॉर्मिक एसिड 10th क्लास में ही लिख देते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या? HC+OOH। अब देखो हाइड्रोजन तो 2 हैं, हाइड्रोजन तो 2 हैं, लेकिन रिप्लेसेबल कौन सा वाला? जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है कि कार्बन? ऑक्सीजन। तो इनमें से ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, ये वाला एसिडिक। इसी वजह से क्या आया? 2 तो था बट एसिडिक कितना हुआ? ओनली 1। उसी तरीके से CH3COH, इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करेंगे तो बोलेंगे C+OOH और इसके साथ जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन एटम्स, है ना। अब इन तीनों में अगर हम लोग बात करें तो क्या बात करेंगे?
इन तीनों में कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वही तो एसिडिक है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ। ये वाला तीनों हाइड्रोजन में से कोई भी एसिडिक, तो हाइड्रोजन कितने दिख रहे? 4, बट एसिडिक कितना हुआ? ओनली 1। क्लियर? तो यहीं से क्या आया? जेड फैक्टर इसका कितना आया? 1। कोई दिक्कत? ठीक। सिमिलरली अगला स्ट्रक्चर देख लो, अगला कौन सा है? H3PO4। मान लो तीनों ही है। कैसे तीनों है? तो देख लो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? P डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। ये क्लियर? 3 हाइड्रोजन है और तीनों ही किससे जुड़ा है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से। इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 3। कितनी बेसिसिटी हो गई? 3। इसी के बगल में लिखा हुआ है क्या? H3PO3। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? P डबल बॉन्ड O, OH, OH और ये वाला हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा होता है फास्फोरस से। ठीक, तो इनमें से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों तो एसिडिक है, बट ये वाला एसिडिक नहीं है। तो हालांकि हाइड्रोजन 3 है कंपाउंड के अंदर, बट निकलने वाले कितने हैं? सिर्फ 2। उसी तरीके से अगला H3PO2। तो H3PO2 में क्या बोलेंगे? P डबल बॉन्ड O, OH और यहां एक और H और एक और H। 3 हाइड्रोजन है, बट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कितना? ओनली 1। ठीक है ना? तो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो कितना बोलेंगे? इसका जेड फैक्टर कितना है? 1। कोई दिक्कत? H2C2O4, C डबल बॉन्ड O, OH और यही C डबल बॉन्ड O, OH जैसा स्ट्रक्चर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल बॉन्ड घूमेगा ही, है ना? तो क्या बात करेंगे कि साहब ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये वाला हाइड्रोजन ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक। क्लियर? तो H2C2O4 में क्या होगा? दोनों ही हाइड्रोजन क्या होंगे? एसिडिक। ऐसा ही एक कंपाउंड क्या? H2CO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या? C डबल बॉन्ड O, OH और ये OH। तो कौन निकल सकता है? दोनों ही। तो इसका भी बेसिसिटी क्या हो जाएगा? 2। इतना अगर आपको एसिड याद है तो इनफैक्ट आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आपसे सवाल आराम से सॉल्व होंगे। तो इनमें से कहां अटके? 1 2 3 4 ही जगह तो है, बाकी तो जितना हाइड्रोजन है वही उसकी बेसिसिटी है। छाप लो, कम से कम ये पूरा नोट कर लो कि ये एसिड है, ये उसकी बेसिसिटी है। कैसे? वो हमने स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर कब बना पाएंगे? जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब। ठीक, अभी मोल कॉन्सेप्ट में बस जो स्ट्रक्चर हमने लिखा दिया उसी को ध्यान रखो। बाकी एसिड और भी बहुत सारे एसिड है ना? तो जहां अगर मान लो कहीं आता है सवाल तो देख लेंगे, वहीं डील कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना कम से कम याद होना चाहिए। नोट करिए। नोट कर लो, हम इसको पॉज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। तो जैसे एसिड में क्या बोला गया? हाँ, एसिड में क्या बोला गया? बेसिसिटी से डिवाइड किया आपने। तो यहां पे इक्विवेलेंट मास बराबर क्या हो जाएगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी किसकी? एसिडिटी किसकी? बेस की, है ना? तो बेस की एसिडिटी का क्या मतलब है? बेस की एसिडिटी का क्या मतलब है? तो क्या बोलेंगे? इसमें कितना रिप्लेसेबल OH है ना? कितना रिप्लेसेबल OH है। समझ मारी बात? जनरली तो ये बोलेंगे जितना OH होगा उसके अंदर वही उस बेस की क्या हो गई? एसिडिटी हो गई। दूसरी बात कि मान लो उसके पास तो OH है ही नहीं। जैसे अपने पास मान लीजिए कि आपके पास बेसेस हैं अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स, तो आप बोलेंगे NaOH है ना? MgOH2 मान लो, अल्कलाइन वाला मान लिया, है ना? नो डाउट ये वीक है, उससे मतलब नहीं हमें। ठीक, CaOH2 है ना? मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब क्या है? OH वाले। तो जितना OH उसके अंदर प्रेजेंट है वही उसका क्या है? एसिडिटी। वही उसका क्या है? लेकिन यही अमोनिया है। अब क्या है? अमोनिया है। तो आप बोलेंगे अमोनिया के अंदर तो कोई OH नहीं, है ना? तो यहां कौन सा एसिड लेंगे? तो बोलेंगे कौन सा? अब ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट लेंगे एसिड बेस का। तो ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला? जो H+ ले ले। H+ कोई लेगा कैसे? जब उसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। क्लियर है? तो या तो लुईस के फॉर्म में या तो ब्रॉन्स्टेड के फॉर्म में। कितना H+ ले सकता है ये? तो H+ कब लेगा? जब इसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिले। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास है, बोलेंगे यस, ये वाला पेयर दे देगा इसको। तो कितना H+ एक्सेप्ट कर सकता है? 1। तो यहां से इसका Z फैक्टर क्या होगा बोलो? इसने एक OH माइनस दिया तो 1, इसने 2 दिया तो 2, इसने 2 दिया तो 2, इसने 1 दिया तो 1, इसने एक H+ लिया तो। क्लियर है?
ठीक। अमोनिया और अमीन में क्या बात करेंगे, कितना लोन पेयर है उसके पास, एक लोन पेयर, तो कितना कितना H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, एक, तो क्या बोलेंगे उस बेस की एसिडिटी यहां से हो गई। कोई दिक्कत, ठीक। अब बोला जाए कि इक्विवेलेंट मास निकालो किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कोई दिक्कत नहीं, क्या बोलेंगे, इट इज CaOH2। मोलर मास कितना, तो यहां से 40 यहां से 34, कितना हो गया 74, कोई दिक्कत। तो बोले व्हाट अबाउट इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास कितना, मोलर मास 74 डिवाइडेड बाय एसिडिटी कितना, OH ग्रुप है 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 37, है ना। ये बोल दे अमोनिया NH3, क्या बोलोगे, मोलर मास कितना 17, है ना, डिवाइडेड बाय कितना बोला H प्लस लेगा 1, ठीक, तो आंसर कितना 17। यही बोल दे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताओ इक्विवेलेंट मास कितना, तो क्या बोलोगे मोलर मास कितना 40 डिवाइडेड बाय क्या Z फैक्टर 1 बराबर कितना 40, खत्म, कोई दिक्कत, ठीक है, ऐसे निकाल देंगे क्या इक्विवेलेंट मास। मान लो एसिड की बात की थी हम लोगों ने, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, तब क्या बोलेंगे मोलर मास कितना 98 डिवाइडेड बाय कितना Z फैक्टर 2, आंसर कितना 49, याद रखना है हमेशा के लिए इक्विवेलेंट मास सल्फ्यूरिक एसिड का याद रखना है, क्लियर है, कोई दिक्कत। सल्फ्यूरिक एसिड का एज इट इज इक्विवेलेंट मास कितना 49। नाइट्रिक एसिड के बारे में क्या बात करेंगे, HNO3, तब क्या बोलेंगे कितना मोलर मास इसका 63, Z फैक्टर कितना 1, तो कितना हो जाएगा 63, कोई दिक्कत, ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम। ऐसे निकालेंगे क्या इक्विवेलेंट मास किसका, एसिड का और किसका, बेस का। तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट मास किसका किसका निकाल लिया, एसिड का, बेस का, और सॉल्ट का, और एटम का, और मॉलिक्यूल का, है ना, मतलब आयंस का, है ना। अब सॉल्ट की चलो नोट कर लो इसको। डन हो गया। अब देखिए हमने बोला था सॉल्ट, है ना, तो सॉल्ट का कैसे निकालते थे, या तो बोलते थे क्या मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज, कौन सा, या तो पॉजिटिव या तो या सीधा सीधा जो भी केटायन और एनायन है उसका इक्विवेलेंट मास का सम, यही ना, है ना। जैसे NaCl बोलते थे तो क्या बोलते थे, या तो टोटल मोलर मास ले लो 58.5 और डिवाइड कर दो या तो सोडियम के चार्ज से या Cl के चार्ज से, तो 58.5 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर कितना आया 58.5, या सोडियम का अलग और क्लोरीन का अलग, क्लियर है, सोडियम का अलग मतलब 23 और Cl का कितना 35.5, तो जोड़ के कितना आता था 58.5। ऐसे ही सोच के देखो कार्बोनेट के बारे में क्या बोलोगे तुम, कार्बोनेट सॉल्ट है, बाइकार्बोनेट सॉल्ट है ना, सिमिलरली सल्फेट सॉल्ट है, हैलाइड सॉल्ट है, हैलाइड में जनरली क्लोराइड ही ले लो, है ना, तो ये सब क्या है सॉल्ट, कोई दिक्कत। तो इन सब का अगर हमें निकालना है, मान लीजिए मान लो अपने पास कार्बोनेट हुआ Na2CO3 लेट से, है ना, बाइकार्बोनेट की बात करेंगे लेट से CaHCO3 होल ट्वाइस, सल्फेट की बात करेंगे मान लो एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया Al2SO4 होल थ्राइस, और हैलाइड ले लिया तो लेट से MgCl2 ले लिया, कोई दिक्कत। ये सब क्या है सॉल्ट। बोले इन सब का निकालो तो हमें देख करके क्या लग रहा है सॉल्ट, तो चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो किसी का भी निकाल दोगे, कैसे निकालोगे इसका बोलो, Na का, इसका मतलब क्या इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3 बराबर या तो सब जोड़ दो या तो दो, या सीधा सीधा क्या इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम आयन, है ना, और प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 2 माइनस, यही ना, ये ना। अब सोडियम का कितना है 23 और कार्बोनेट का कितना है, मोलर मास कितना है 60, हाँ 60/2 कितना
तो ये 30 तो जोड़ रहे, तो टोटल कितना हुआ? हमने बोला जनरल, जनरल बोलो क्या, किधर गया मार्कर? जनरल इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी मेटल कार्बोनेट, तब क्या मैं इसको सीधा सीधा इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल N पॉजिटिव लिखूं? N मतलब वैलेंसी नहीं मालूम, अगर वैलेंसी 1 है तो M2CO3 होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी तो फिक्स है 2। अगर वैलेंसी 2 है तो MCO3 होगा, अगर वैलेंसी 3 है तो M2CO3 होल थ्राइस होगा। यस सर नो? तो हमने N लिखा पॉजिटिव, दैट इज द वैलेंसी ऑफ केटायन, प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या बेटा? कार्बोनेट आयन, और वो तो तुम 30 लिखे ही हुए हो, तो क्या मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दूं 30? तो कहीं कहीं ये भी आपको फॉर्मूला दिख जाएगा कि मेटल कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास कितना, तो तुम क्या बोलोगे? जो भी मेटल आयन है उसका इक्विवेलेंट मास लिख दो, प्लस क्या? 30। क्लियर? ऐसे ही अगर मैंने बोला आपसे, मान लो लेट्स से कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखा आपने, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मतलब क्या? बोलो, तो क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ Ca2 पॉजिटिव प्लस क्या? इक्विवेलेंट मास ऑफ HCO3 नेगेटिव। इसकी वैल्यू कितनी है? एटॉमिक मास 40/2 20, तो यहां क्या लिख दिए तुम? 20, और प्लस इसका क्या होगा? 61 है ना, और 61/1 रे 1 ना, कोई दिक्कत? क्लियर है? तो क्या लिखोगे? 81। जनरल लिखना चाहें तब क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या? MHCO3। हम कोई जनरल फॉर्मूला नहीं लिख रहे, क्लियर? ऐसे लिख दिया हमने, हमें नहीं मालूम कि M का मेटल का फॉर्मूला वैलेंसी कितना है, कुछ भी होगा, N मान लेंगे, तो क्या लिखोगे तुम? दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल केटायन और प्लस कितना? 61 बन जाएगा फॉर्मूला। बोलो, सेम ऐसे ही निकालना है सल्फेट का, तो क्या कर देंगे? सेम क्या कर देंगे? बोलो, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल सल्फेट जनरल में बराबर क्या? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल केटायन और प्लस सल्फेट का मतलब क्या? SO4 2 माइनस 49 है ना, 98/2 कितना? 49। तो यहां से कितना हो जाएगा? बोल, 40 होगा? कोई कंफ्यूजन? डन? हाँ, एक साथ कैसे निकालते? एक साथ डिवाइड करके, डायरेक्ट जो निकालते हैं, ये भी डायरेक्ट ही है। डिवाइड करके या जोड़ के? डिवाइड करके ना, तो इसका लिखो, इसका कितना? 40 और ये 61, तो 61 दूना कितना? 122, 122 और 40 140 ना, 122 और 40 166, 100 पक्का? नहीं रे, 166 कहां से? 162 ना। ये कितना है? 40 और ये कितना? ये 2 इंटू कितना? हाँ 122, यही ना, तो ये कितना हो गया? 100, हाँ 182। एक मिनट, ये कितना है? 122 ना, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से मल्टीप्लाई कर, ये कितना हो जाएगा? तो 40 और प्लस कितना? 122, तो ये कितना हो गया? 162। ये हुआ ना मोलर मास। अब डिवाइड कैसे करेंगे? या तो पॉजिटिव चार्ज से या तो नेगेटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज कितना है इस पे? 1 है। कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? 2 ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे। नहीं मालूम, तोड़ दो ना। CaCO3 कौन सा था? ये ना, HCO3 होल ट्वाइस, तोड़ो इसको। कैसे टूटेगा? बोलेंगे Ca2 प्लस तो फिक्स है कि नहीं? ठीक। और आगे क्या? HCO3 ऐसे तो टूटा, यहां कितना है? तो एटम भी तो बैलेंस करोगे, हो गया। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +2, टोटल नेगेटिव चार्ज -2। या तो इससे डिवाइड कर, तो इससे डिवाइड किया तो कितना हुआ? 2 8 16, 2 इकाई, वही जोड़ करके आया। क्लियर? आया? कोई दिक्कत? ठीक। एल्यूमिनियम सल्फेट का निकालना है। एल्यूमिनियम सल्फेट निकालना है, क्या कर देंगे? Al3+ SO4 2-, इसका कितना? 9, इसका कितना? 49, ये ना 48 48 है। 49 नहीं, 49 तो H2SO4 का है। SO4 का तो 48 ना, या 49 मत लिख, 48 लिख, है कि नहीं? 48 SO4 का कितना? जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा? क्लियर है?
16 चौके 64 और 32 कितना 96 बटा 2 48 कितना हो गया 57 हुआ। यही चीज करना है। Al2SO4 का मोलर मास सब जोड़ ले, सब जोड़ के कितना होता है 342 आएगा ना, डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना, तो तोड़ो तो सही इसको, पहले इसको तोड़ो तो सही। Al2SO4 होल 3 तोड़ दिया, क्या बनेगा Al3+ है ना, कितना 2 ना, बैलेंस तो करोगे, प्लस SO4 2 माइनस कितना है 3, अब बोलो 2 तिया 6 और 3 दूना क्लियर, या तो यहीं से देख लो। एक एल्युमिनियम पे कितना चार्ज +3, तो 2 पे कितना +6, एक सल्फेट पे कितना -2, तो 3 पे कितना -6। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो जब सब जोड़ रहे हैं तो सब जोड़ना पड़ेगा चार्ज में भी, कोई दिक्कत? ठीक, तो यहां से कितना करेंगे 6, यहां से कितना मिलेगा 57। समझ में आया सर? पक्का? कोई दिक्कत? तो अगर हमसे कार्बोनेट बोला तो सीधा क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ केटायन प्लस क्या 30, ये क्या बाइकार्बोनेट के लिए इक्विवेलेंट मास ऑफ केटायन प्लस 61, सल्फेट के लिए इक्विवेलेंट मास ऑफ केटायन प्लस 48 निकाल लेंगे। हैलाइड के लिए ऐसे ही, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी दिया है, मान लो क्लोरीन दिया है तो प्लस 35.5 होगा। ऐसे ही जनरल फॉर्मूला बनेगा ऑक्साइड का, मिटा इसको, ऑक्साइड का भी लिख सकते हैं ना जनरल फॉर्मूला, लिखो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सबका लिखो जरा। मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, जनरल फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास के लिए क्या लिखेंगे? चलिए, हमें लिखना मेटल ऑक्साइड का, तो मेटल ऑक्साइड को मैं क्या लिख दूं MO। ध्यान से सुन, ये फॉर्मूला नहीं है, ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है। मान ले सोडियम है तब फॉर्मूला क्या है Na2O, और कैल्शियम है तब फॉर्मूला क्या है CaO, अल्यूमिनियम है तब फॉर्मूला क्या है Al2O3। तो तुम्हें तो बोला जनरल मेटल है कोई तो MO, पहले M का वैलेंसी तो बताओ। क्लियर है? कहीं कहीं तुमसे वैलेंसी पूछेगा निकालने के लिए, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में इन सब की जरूरत पड़ेगी, इसलिए लिखा रहा हूं अभी से, है ना। वहां जाके आपको N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो निकाल लेंगे। क्लियर? तो जनरल क्या लिख रहे हैं MO। ठीक, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड बराबर क्या, तो क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ केटायन, हाँ EM N पॉजिटिव और प्लस ऑक्साइड का कितना, ऑक्साइड मतलब O2 माइनस कितना 8 ना, बस। हाइड्रोक्साइड का लिखना हो तब क्या लिख देंगे MOH, नहीं मालूम OH है कि OH2 है कि OH3, हमें क्या मालूम। ठीक, जनरल तो क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ पॉजिटिव और प्लस क्या 16 1 17 है ना। OH माइनस पे चार्ज कितना है 1, तो 17/1 कितना हो गया, खत्म, बन गया फॉर्मूला। प्लस अलग-अलग करके E of O प्लस E of H ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं बिल्कुल। E of O तो 8 हो गया, 1 मिनट, क्या जैसे E of OH निकालना है, हाँ E of O OH इक्वल टू E of O हाँ, प्लस E of H, तो OH अपना न्यूट्रल थोड़ा ही है, वो तो OH माइनस है ना, तो न्यूट्रल तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसमें फिर क्या करना पड़ेगा आपको E2 माइनस, उसका भी जुगाड़ लगाते हैं। ये तो OH माइनस, तो OH माइनस कैसे बना, तो पहले ये बना होगा कैसे -2 और H+1, अब करो, है कि नहीं, तो यहां से निकलेगा। लेकिन यहां से क्या हो जाएगा फिर भी नहीं हो रहा ना। हाँ, ऐसे तो कितना आ गया 9 ना 8 ना 8 + 1 9, तो नहीं ना वो मतलब पॉलीएटॉमिक आइंस हो गया, तो इसमें इसका मतलब ऐसे नहीं तोड़ सकते, ऐसे नहीं तोड़ सकते, है ना, वरना तो सब अलग हो जाएगा। खैर,
तो क्या कहने का मतलब, अगर आपके पास हाइड्रोक्साइड है तो क्या करेंगे 17, ठीक, ऑक्साइड है तो 8, सल्फेट है तो 48, ठीक, और कार्बोनेट है तो 30, और बाइकार्बोनेट है तो 61, ठीक। ऐसे ही क्लोराइड है तब क्या बात करेंगे 35.5, ठीक। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट मास जनरल खत्म, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा हमें क्या पूरा, रिडॉक्स, है ना, छापो। ये नोट कर लिया, ठीक है। अब अगर इक्विवेलेंट मास पढ़ लिया तो लगे हाथ एक और चीज कर लेते हम लोग, क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जैसे मोल निकालते थे ना, ऐसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी निकालेंगे, है कि नहीं। तो लिखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, काय से, और स्मॉल ई का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। कोई दिक्कत? क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम मास दे दें तो तुम इक्विवेलेंट निकाल दोगे, सबका निकल जाएगा, पक्का, ठीक है। लिखो सवाल, कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग गिवन सैंपल्स, H2SO4 4.9 kg, HNO3 126 1.26 ग्राम, H3PO3 इसका 1 मोल, ठीक। तो 1 मोल से मास निकाल लोगे, हालांकि हम बाद में मोल से ही फॉर्मूला निकाल देंगे, ठीक है। अगला 100 ml M/20 CH3COOH, ये मत लो, ये मत लो, H2SO4 लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। 710 मिलीग्राम ऑफ Cl2, छठा 560 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, सातवां 112 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, आठवां 300 मिलीग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन, नाइन्थ 222 ग्राम ऑफ CaCl2, ठीक। ऐसा करो, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सब का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालिए। हो जाएगा। तो जहां इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये निकाल लोगे इस फॉर्मूले से, करो। बोलिए क्या होगा, क्या निकलेगा? पहला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो मास इसका कितना, तो बोलेंगे 4900 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना 49, अभी पढ़ा था, कितना हो गया 100, है ना। ये है 1.26, तो 1.26 डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट मास कितना बोला, जितना है उतना ही रह जाएगा, z फैक्टर 1 है तो कितना 63, तो ये कितना हो जाएगा इसका डबल, तो 0.02, है ना। अगला H3PO4 मोल कितना आया 1, तो मोलर मास कितना है इसका 98, तो मास कितना हो गया 98 ग्राम डिवाइडेड बाय
इक्विवेलेंट मास के लिए क्या करोगे तुम? 98/2। अरे 98 नहीं, 80 16 × 48 84 ना, 16 × 48 48 3 51 और ये कितना है 31 82 51 1 52 और 30 82 ना, 82 ना, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या 2, तो कितना हो गया 41। इसी को हम लोग अभी दूसरे मेथड से भी निकाल लेंगे, मोल मेथड से, है ना, देखेंगे अभी, ठीक। हाँ यहाँ पर ऊपर गिवन मास लिखा है, हाँ गिवन मास है, नीचे मॉलिक्यूलर मास, नीचे इक्विवेलेंट मास 41, यस सर, इक्विवेलेंट मास 41 ना, तो यहाँ से हाँ दो, अरे उल्टा कर दिया, हाँ, बिल्कुल जी, दो इक्विवेलेंट है ना। ये वाला भी, इसमें क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ मोल निकालेंगे पहले। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या 100 ml, तो 100 ml का मतलब 0.1 लीटर इंटू 1/20, ये क्या हो गया मोल। अब मोलर मास कितना है इसका 98, ये कर दिया मल्टीप्लाई, तो इससे कितना हो गया 49/0, तो 4.9 बराबर कितना 0.49 ग्राम, है ना। तो अब इसका मास कितना हो गया 0.49 और इक्विवेलेंट मास 49 रे, कितना हो गया 0.1 इक्विवेलेंट, है ना। इसको भी निकालेंगे अभी दूसरे मेथड से, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला मिलीग्राम, तो ग्राम कन्वर्ट कर दोगे तो 0.71 डिवाइडेड बाय 35.5, है ना, तो कितना हो जाएगा इसका डबल, है ना, और फिर इंटू 0.02, है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जरा देख लो, चलो यही कर लो, इसी को मोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो अगर हम कर दें E/N 1/2, तो राइट साइड में क्या W से W खत्म, मतलब ऊपर क्या W/E अपॉन क्या W/M, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो, W खत्म, M/E, और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इक्विवेलेंट मास बराबर क्या मोलर मास अपॉन Z, है ना। तो अगर मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास बोला जाए तब क्या हो जाएगा Z, है ना। इसको यहां पुट कर दो, क्लियर है, ठीक। तो E/N बराबर क्या Z, तो E बराबर क्या N इंटू कोई दिक्कत, ठीक, यही लगा देंगे यहाँ। क्या कितना मोल दिया हुआ है 1, इसका Z फैक्टर कितना 2 लगा दो, क्या 1 इंटू Z 2 बराबर 2 आ गया, ठीक। सेम मेथड से यहाँ मोल कितना है, 1/200, कितना 1/200, तो 1/200 ये तो हुआ मोल, इंटू क्या इसका Z फैक्टर कितना 2, तो ये कितना हो गया 1/100 0.01, यहां से आ गया, क्लियर, क्लियर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का एक फॉर्मूला क्या है, ये वाला, है ना, और दूसरा फॉर्मूला क्या है N इंटू Z, क्लियर, कोई दिक्कत। अगला है वॉल्यूम दे दिया, अब आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम से क्या मोल, तो मोल कैसे निकालेंगे बोलो 560/22.4, तो कितना हो जाएगा 560, है ना, इंटू 10 लिख दें अपॉन 22 डेसिमल हटा गया और 10, तो इसका क्या 4 गुना, ये कितना हो गया 25, हो गया ना 25, ठीक। अभी ना 25 को अभी तो मोल हुआ, अब यहां से मास निकाल देंगे, है ना, तो ये हुआ 25 मोल, ठीक है। मोलर मास कितना 32, हाँ, तो 25 इंटू मोलर मास 32, ये हो गया ग्राम। अब चाहिए इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो, कितना 8, तो ये कितना हो गया 4, क्लियर है। तो कितना हो गया 25 इंटू 4 मतलब क्या 100 ना, कितना इक्विवेलेंट हुआ, इसका मतलब Z फैक्टर क्या निकला ऑक्सीजन के केस में, ना O2 है, गैस का क्या एसिडिटी बेसिसिटी, हाँ, अब पहले मैं Z निकाला ना वहां, वो Z क्या है 4 ही तो आया, O2 के केस में Z कितना आया 4, तो जब वॉल्यूम देगा तब क्या कर लोगे तुम
4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? ठीक है। दूसरी बोतल तो कितना आता? O3 का 6 आता। नहीं, O3 ऐसे नहीं निकाल देंगे, फिर O3 के लिए फिर अब रिएक्शन करना पड़ेगा आपको। ओजोन का रिएक्शन आएगा रेडॉक्स में, अलग अलग रिएक्शन होगा ओजोन का, है ना। ऑक्सीजन के लिए तो 8 रटा हुआ है ना, ऑक्सीजन के लिए तो 8 रटा हुआ है, तो आपने 8 से डिवाइड कर दिया। ओजोन के लिए कहाँ से कर देंगे? ठीक है, क्लियर। ऑक्सीजन तो रेफरेंस है, ओजोन रेफरेंस थोड़ी है। ओजोन तो अलग अलग तरीके से टूटता है, किस में टूटा? अगला हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन भी रेफरेंस है ना। तो पहले क्या कर लोगे, इसका मोल निकाल दोगे। तो इसका मतलब कितना हुआ? 112/22.4। तो इसका मतलब कितना? 5, है ना। 5 तो मोल हुआ। अब मास कितना? 5 × 2 तो कितना? 10। अब बटा क्या? 1, कितना हो गया? 10। क्लियर है? अब देखो मोल कितना है? 5। मोल कितना है? 5। और इक्विवेलेंट कितना आ गया? 10। इसका मतलब जेड फैक्टर कितना हुआ? 2, है कि नहीं। ऑक्सीजन में जेड फैक्टर कितना हुआ? 4। O2 में, है ना। और H2 में 2, Cl2 में भी 2। क्लियर है? ठीक। डायटोमिक का 2 ही रहेगा। क्या कह रहे हैं? ना ना, डायटोमिक तो ऑक्सीजन भी है, उसमें 4 हो गया। उसमें 4 हो गया। तो बैलेंस का डबल कर दें। क्या कर ना, ऐसे शॉर्टकट थोड़ी, ऐसे थोड़ी ना। क्लियर है? ठीक। अगला 300 मिलीग्राम कार्बोनेट। अब मिलीग्राम कार्बोनेट है तो यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं है। मास कितना? 300। इसका मतलब 0.3 मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इसका इक्विवेलेंट मास, पहले मोलर मास कितना है इसका? 60, और 60/2 30, तो डिवाइडेड बाय 30, है ना। तो 0.01। ठीक। ये क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट तो इक्विवेलेंट मास बराबर क्या? 222 अपॉन इसका मोलर मास कितना? 111, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 2, नहीं क्या? या तो 111/2 करो। इक्विवेलेंट मास बराबर क्या है? 111/2 करो, है ना। या इसी को क्या कर दो? कैल्शियम का प्लस क्लोरीन का। तो कैल्शियम का कितना? 20, क्लोरीन का कितना? 35.5। इसको भी जोड़ोगे तो ये आएगा। तो 111/2 का मतलब क्या? 55.5, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 111 × 2। हाँ, मतलब 55.5 ना, ये तो है, तो 4। क्लियर है? बोलो। निकल के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो अब फ्रेश फॉर्म में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या क्या आया? चलो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आया? पहला मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये आया। क्लियर? ठीक। दूसरा फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इंटू जेड। ये दो तो आया। अब याद करो, मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, है ना। तो मोल बराबर क्या? मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम इन, और मोल का इक्विवेलेंट से क्या रिलेशन है? इंटू जेड। क्लियर? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या? मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम इन इंटू, खत्म। क्लियर है? 3 रिलेशन आ गए। चेंज होते रहेंगे ना वो तो।
हाँ मोलैरिटी को बस, हाँ अब जो भी आया उसको ले आओ पहले मोलैरिटी में, मोलैरिटी से आयो यहाँ, या फिर एम निकाल दो। हाँ वॉल्यूम सर सॉल्वेंट की है ना, सॉल्यूशन और सर जो वो है मोल सॉल्यूट का, सॉल्यूट का। हो गया। तो अब लिखो, अब लिखिए नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी पढ़ लिया ना हम लोगों ने, अब लिखिए नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट नॉर्मेलिटी, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। लिखिए नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, number of equivalent of solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution, number of equivalent of solute present in 1 liter of solution। तो नॉर्मेलिटी को लिखा हम लोगों ने कैपिटल एन, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अभी पढ़ा स्मॉल ई अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है, समझ गए। देखो जब भी मिली का कॉन्सेप्ट आता तो 1000 मल्टीप्लाई कर देते है ना, जैसे 1 मोल बराबर कितना मिली मोल, तो बोलते 1000 मिली मोल, ये ना। तो ऐसे ही 1 इक्विवेलेंट बराबर क्या, 1000 मिली इक्विवेलेंट। तो ऐसे ही 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000। तो मैं अगर आपसे कहूं इसी फॉर्मूले को ब्रेक करो, इसको मिली इक्विवेलेंट में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 1000 मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय ये वाला 1000 ml, यही ना, ये दोनों कट गया, बराबर क्या आया, मिली इक्विवेलेंट अपॉन। क्लियर, ठीक है। तो कहीं कहीं इक्विवेलेंट की जगह मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, तो कोई फर्क थोड़ी है, बस। क्लियर, इसका मतलब क्या, मिली इक्विवेलेंट बराबर नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम इन ml। ठीक, इक्विवेलेंट बराबर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। समझना है फर्क दोनों का। जी सर। कोई तकलीफ, बोलिए, कोई कंफ्यूजन। अब अपने पास फिर से आ जाओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, पहला मास बटा इक्विवेलेंट मास, दूसरा मोल इंटू जेड, तीसरा यहीं से क्या आ गया, हाँ ये मोलेरिटी से, मोलेरिटी से क्या आया था, मोलेरिटी वॉल्यूम इंटू जेड, वॉल्यूम इन लीटर इंटू, और नॉर्मेलिटी से नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन। क्लियर, ठीक, कोई दिक्कत, ये सब किसके बराबर हो गया, ठीक। अब यही देखो नॉर्मेलिटी बराबर क्या, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोलेरिटी बराबर क्या, इक्वल सॉरी मोलेरिटी मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये 1 ये 2, तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलेरिटी बराबर क्या, ई बाय एन, है ना। और ई बाय एन बराबर क्या, ये तो ई है, बराबर क्या, तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या। क्लियर, वो चीज तुम यहां से भी निकाल सकते हो, ये भी और ये भी दोनों बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हो गए तो वी कट गया, तो m इंटू जेड बराबर ही तो n है। क्लियर, तो अगला रिलेशन क्या, नॉर्मेलिटी बराबर मोलेरिटी इंटू जेड। हो गया, लिखो एक सवाल।
सवाल लिखिए। डेंसिटी ऑफ 10% W by W, 10% W by W, CaCO3 solution is 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। ठीक, फाइंड आउट तब यहां पता करना है परसेंटेज W बाई V, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक, कोई दिक्कत? यहीं पे मिलीमोल ऑफ सॉल्यूट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट रहे, है ना? क्लियर? क्या बोला गया? कितना परसेंटेज? एक्वस CaCO3 सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्लियर? जिसका डेंसिटी पहले क्या दिया? पहले दिया 10% W बाय W, है ना? और डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन टू यू, दैट इज 1.2 ग्राम पर ml। क्लियर है? बोला जाए क्या क्लियर है? तो सवाल क्या अपने सामने? एक एक्वस कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है, ठीक, जिसका कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज W बाय W में दिया हुआ है 10% W बाय W, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। यू हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज W बाय V, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन का, एज वेल एज मिलीमोल सॉल्यूट का, मिली इक्विवेलेंट सॉल्यूट का। डू इट, हो जाएगा? क्लियर? करो, जो तरीका बताया है वैसे ही करना है। जब भी परसेंटेज दिया तो क्या करेंगे बोलो? सॉल्यूशन का मान लेंगे, है ना? अगर W बाई V होता 100 ml सॉल्यूशन मानते, W बाई W है 100 ग्राम सॉल्यूशन मानेंगे, बस। करिए, बोलो क्या हो जाएगा? लेट सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, सॉल्यूशन कितना? मान लिया 100 ग्राम, तो सॉल्यूट कितना? बोलो 10 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना? 90 ग्राम। निकलना गया सब? अब क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही तो निकालना है। तो वॉल्यूम बराबर क्या? मास बाय डेंसिटी, यही ना? डेंसिटी बराबर क्या? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या? मास बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या माने हो? 100, तो डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना? 1.2। ये क्या? ग्राम, और ये क्या? ग्राम पर ml। तो ये बराबर कितना हो गया? 1000 बटा 12 ml। सो दिस कैन बी रिटन एज क्या? 250, नहीं 1/12 लीटर, ऐसे लिख दिया। हाँ बिल्कुल, 250/3 भी लिख सकते, कोई इशू नहीं। क्लियर? कोई दिक्कत? अब पहला क्या बोला? परसेंटेज W बाई V निकालो। तो क्या डिफाइंड है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 10 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? मास ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? ये लिख दो 1000/12, तो इंटू 12 चला गया ऊपर, इंटू क्या हो गया? 100, 2 0 खत्म, 1 0 और खत्म, कितना हो गया? यही दूसरा वाला भी फॉर्मूला था अपना। परसेंटेज W बाई V बराबर क्या? परसेंटेज W बाई W इंटू डेंसिटी, वहां से भी आ जाता है, नो डाउट। क्लियर? लेकिन हमें शॉर्टकट रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ शॉर्टकट्स। तो पता चला शॉर्टकट को रटने के लिए भी शॉर्टकट बनाए जा रहे हैं। क्लियर? सीधा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। क्लियर? ठीक है, अगला। अब मोलैरिटी, अब तो मैंने सब निकाल दिया ना। जब सब निकाल दिया तो बोलो ना जो निकालना है। मोलैरिटी निकालना है, क्या करेंगे? मोल बटा वॉल्यूम। मोल कितना है? सॉल्यूट का मोल कैसे निकालोगे? सॉल्यूट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? तो ये लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, कितना ग्राम आया है? सॉल्यूट कितना ग्राम? 10।
तो 10/100 का मतलब क्या 0.1, तो यहां क्या लिखेंगे बोलिए 0.1 तो मोल है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया 1/12 बराबर कितना 1.2 मोल पर लीटर। अगला मोलेलिटी, नंबर ऑफ मोल फिर वही 0.1, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट कितना है 90, तो 90 बटा क्या 1000 है ना, तो 1000 कहाँ ऊपर, ठीक, एक जीरो से डेसिमल गया, एक जीरो से ये उड़ गया, बचा क्या 10/9, ये ना, ठीक। अगला नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या लिखा हुआ है अभी मोलरिटी इंटू जेड, या तुम वहां से भी निकाल सकते हो इक्विवेलेंट, तो मोलरिटी इंटू जेड लिखा हुआ है, तो मोलरिटी कितना है सर बोलो 1.2, ये सर नो। और कैल्शियम कार्बोनेट का जेड फैक्टर मैंने आपको क्या बताया 2, तो इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आया 2.4, ये सर नो। अब अगला क्या बोला मिलीमोल है ना, तो पहले मोल निकाल दो, तो मोल तो निकाल ही चुके हो, कितना निकाल चुके 0.1, तो मोल बराबर 0.1, तो मिली मोल बराबर कितना, हाँ मोल इंटू 1000 बराबर 0.1 इंटू 1000 बराबर कितना 100 होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट मिली इक्विवेलेंट, तो मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट से या वहीं से, है ना। मिली इक्विवेलेंट बराबर और क्या बोला था, मिली इक्विवेलेंट बराबर क्या नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन एमएल रे, है कि नहीं, यहां से निकाल लो, क्लियर है। तो नॉर्मेलिटी कितनी निकल गई, नॉर्मेलिटी कितनी निकल गई 2.4 इंटू वॉल्यूम इन एमएल किसका सॉल्यूशन का, कितना, हाँ या 1 मतलब 1000/12, 1000/12, एक जीरो से डेसिमल उड़ गया और 12 से ये 2 हो गया, आंसर कितना 200 मिली इक्विवेलेंट आंसर। ऐसे भी इक्विवेलेंट बराबर क्या मोल इंटू जेड, तो मिली इक्विवेलेंट बराबर क्या मिली मोल इंटू जेड, तो 100 इंटू 2 कर दे तो भी 200, क्लियर है। तो एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप किसी को कहीं से डिराइव कर दोगे, ठीक। तो यहां अपना कॉन्सेंट्रेशन टर्म ही खत्म हो गया, नॉर्मेलिटी ऑर्मेलिटी सब गायब, डन। अब हम लोग बाकायदा स्टार्ट कर देंगे रिडॉक्स, है ना। इक्विवेलेंट पढ़ ही लिया है, कभी लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाना होगा वहां लगा लेंगे, ठीक। चलिए तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए अस्सलाम वालेकुम।